4 साल में पहली बार एक सुपर ओवर, आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल चेज और आईपीएल के इतिहास का सबसे लोएस्ट टारगेट डिफेंडेड। आधा ही सीजन हुआ है लेकिन कारनामे कई दिखे हैं आईपीएल 2025 में। स्वागत है आपका हमारे मिड टर्म रिव्यू पर, जहां ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मेजर असाइनमेंट के लिए संजय बांगर, चेतेश्वर पुजारा। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। काफ़ी कुछ हुआ है इस सीज़न, काफ़ी नए स्टोरी लाइन्स आए हैं, काफ़ी कमबैक्स रहे हैं। अब तक आपको कौन सी बात सबसे रास आई? सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है इस आईपीएल में वो है जो हमारी जो एसोसिएशन या आईपीएल जीसी गवर्निंग काउंसिल या बीसीसीआई वो ऐसे ऐसे नए नए जो रूप लेके आती है, इनोवेशंस करती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी वो वाइड बॉल का जो किया है, या फिर वेस्ट हाई फुल टॉस का एक जिस तरह से रिव्यू होता है, या फिर सलावा बैन को हटाना, या फिर ऑन द फील्ड जाकर वो बैट को नापना, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनोखे अंदाज है जिसके कारण गेम जो है ना वो आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। आप जो अनसर्टनिटी है गेम में वो बहुत क्लियरली उसको गेम से बाहर निकाल रहे हो। इस वजह से मुझे लगता है न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है और क्लोज मैचेस मिल रहे हैं, और आपको कोई आवाज़ भी नहीं मिल रही कि मतलब कोई कंप्लेंट्स होती है ना कि अरे ये कर दिया, वो हो गया, ये गलत फैसला हो गया, वो गलत फैसला हो गया। तो मुझे लगता है वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट बदलाव नज़र आता है। इतने सारे बदलाव जो सर ने जिक्र किए, उसके साथ ही बॉल चेंज, जब आप अब शाम वाले मैचेस में सेकंड इनिंग्स में बॉल चेंज कर सकते हैं ड्यू के तहत, और हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट भी देखा है एक मुकाबले में जहां मुंबई और दिल्ली का जो वो मुकाबला था कोटला में, उस बॉल चेंज से पूरा रुख पलट गया। देखिए वो बहुत ही अच्छा मूव है। जब हमें पता है कि सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, हर वेन्यू पे होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर होता है तभी बॉल चेंज करने की ज़रूरत है, तो अंपायर के पास वो फैसला है। और उसकी वजह से एक दूसरा भी जो चेंज आया है वो रिवर्स स्विंग। देखिए तेज़ गेंदबाज जो है वो जब 15 से 20 ओवर के बीच में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने सलाइवा बैंड जो हट गया है उसकी वजह से, और बॉल चेंज होने की वजह से जहाँ पर ड्यू फैक्टर है वो निकल जा रहा है, तो उसकी वजह से जो एक इवन प्लेटफॉर्म मिलता है दोनों इनिंग में, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं या दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं, उसका फ़र्क जो होता है वो ऑलमोस्ट रूल आउट हो गया है। और उसी की वजह से जो गेंदबाज है वो ये फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं, उनकी गेंदबाजी अच्छी हो रही है। जो कॉन्टेस्ट, अगर क्रिकेट की बात करें T20 फॉर्मेट में, ये अग्री करता हूँ कि बैटर्स का गेम है, बट एक इवन कॉन्टेस्ट हुआ करता था। पिछले अगर 1-2 साल की बात करें तो वहाँ पर बैटर्स पैराडाइज के जो गेंदबाजों के पास जो मौका था वो बिल्कुल निकल गया था। 250 रन आराम से चेज हो रहे थे, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस साल हुए हैं, बट ज़्यादातर अगर मैचेस की बात करें तो एक कम्पिटिटिव मैचेस हो रहे हैं। जो कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच में होना चाहिए, उसका बैलेंस है वो बेहतर हो गया अभी। जी हाँ, ये एक अहम कड़ी है इस सीज़न, क्योंकि कहाँ ये आशाएं लगाई जा रही थी कि इस सीज़न 300 पार होगा और शायद एक नहीं बार बार होगा। अब तक वो एक हाई स्कोरिंग चेज़ अगर आप हटा दें तो गेंदबाजों के लिए वापसी हुई है इस सीज़न। वापसी हुई है। उसका एक और अन्य कारण मैं मानता हूँ कि आईपीएल इस साल थोड़ा जल्दी भी शुरू हुआ है, क्योंकि अक्सर सेकंड या तकरीबन पहला हफ्ता ख़त्म होते होते अप्रैल के शुरू होता था, तो 15 दिन का विंडो मिल गया जहाँ पर ड्यू फैक्टर इतना अफेक्ट होता नहीं, क्योंकि समर ज़्यादा सेट इन हुआ नहीं है। और उसके अलावा मुझे लगता है गेंदबाज भी अभी काफ़ी चालाक हो गए हैं, और अब 6 गेंदबाजों का विकल्प भी सारी टीमों के पास हो गया है। ऐसा नहीं कि पहले मतलब आपके 4 प्रमुख गेंदबाज होते थे और 5वां और छठा जो गेंदबाज होता था वो शायद 2-2 ओवर डालता था, मगर आपको स्पेशलिस्ट भी मिल रहे हैं। तो उस तहत मुझे लगता है कि इम्पैक्ट सबका रूल भी जो है, जो कंडीशंस और जो गेंद बदल रही है, आईपीएल जल्दी शुरू हुआ है, तो उन सारी चीज़ों का, उन सारे फैक्टर्स का फ़ायदा गेंदबाजों को हो रहा है, और वो अपना दमखम उन्होंने दिखा दिया है। और बल्लेबाजों के लिए चुनौती एक तो कि गेंदबाज कमबैक कर रहे हैं, जो थोड़े नियम में बदलाव हैं, और साथ में अब वो बैट मेजर भी आ गया है, तो वो भी एक चुनौती बल्लेबाजों के लिए। देखिए ये एक अच्छी चुनौती है। अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये फॉर्मेट एकदम बल्लेबाजों के फेवर में था, वो अभी कहीं ना कहीं वो बैलेंस दिख रहा है। और देखिए थोड़ी अगर चैलेंज आती है खास करके T20 फॉर्मेट में, तो मैं ये मानता हूँ कि जो इंडियन बल्लेबाज है उनका फ्यूचर बेहतर होगा। देखिए जब हम इंडियन IPL हो रहा है तो यस फॉरेन प्लेयर्स है वो यहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अल्टीमेटली जो इंडियन
टीम के लिए सेटअप मिलता है, जो यंग प्लेयर्स यहाँ से उभर कर इंडियन टीम को मिलते हैं, तो उनकी जो बल्लेबाजी है वो और बेहतर होगी वाइट बॉल फॉर्मेट में। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें या तो वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, तो हमारे पास जो बल्लेबाजी में ऑप्शंस है वो और बेहतर होंगे, क्योंकि एज अ बैट्समैन अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो थोड़ी चुनौतियों का अगर आप सामना करते हैं, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे आपको मैचेस खेलने का मौका मिलता है और वहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कई नए खिलाड़ियों ने नाम कमाया है। प्रियांश आर्या ले लें आप, दिग्वेश राठी, विपराज निगम। आपके अनुसार अब तक सबसे प्रभावशाली अनकैप्ड खिलाड़ी कौन रहा है? मैं विपराज की तरफ जाऊंगा, विपराज निगम, क्योंकि एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, जिस तरह का टेम्परामेंट इनके पास है वो कमाल का है। और किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे पहले आकर आपके इस्टेब्लिश स्पिनर्स के साथ, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर अगर ये खड़े हैं, तो विपराज कदम है और विपराज निगम। तो मुझे लगता है मैं उस खिलाड़ी का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। जी, मेरे लिए साई सुदर्शन होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न बल्लेबाजी करी है, काफ़ी इंप्रेसिव प्लेयर लगे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो काफ़ी पोटेंशियल है उनकी बल्लेबाजी में। मैंने उनका नाम इसलिए नहीं सजेस्ट किया था क्योंकि एक आध कैप्स उन्हें मिल गए, लेकिन अगर कोई अनकैप्ड खिलाड़ी चुनना हो आपको? प्रियांश का मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है ये साल, और जो टैलेंट है उनमें, जिस तरह से टीम भी उनकी अच्छा करते आ रही है, तो उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रेस किया है। तीन टीम जो हमेशा चर्चे में रहती है, तीन टीम जो शुरुआत से आईपीएल का हिस्सा रही है, आज तक खिताब नहीं जीता है। तीनों के लिए शानदार शुरुआत अब तक, दिल्ली, पंजाब, आरसीबी। क्या तीनों को आप अंतिम चरण में देखते हैं? जी हाँ, इस वक्त तो मैं देखता हूँ, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिली है और वो ताकत इस टीम में नज़र आती है और एक विनिंग स्टार्ट मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली और दिल्ली और आरसीबी की शुरुआत तो गज़ब की रही है। उनके ओवरऑल डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, मगर पंजाब के लिए थोड़ा सा ओवरसीज़ जो कंटिंजेंट है उनका अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंसर्निंग है। मगर इस वक्त तीनों टीमें काफ़ी अच्छे जगह पर खड़े हैं। मैं भी ये मानता हूँ, देखिए तीनों टीम में पोटेंशियल है कि प्लेऑफ्स के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट आरसीबी के लिए मुझे लग रहा है जिस तरह से टीम का अ, एक पूरा मेकओवर अगर कह सकते हैं वो हुआ है, तो वहाँ पर क्वालिफाई बिल्कुल करेंगे। बट इंजरी कंसर्न मुझे लग रहा है कि वहाँ पर अगर गेंदबाजी में एक या दो गेंदबाज अगर उनके इंजर्ड होते हैं, तो उनकी गेंदबाजी है वो वापस वीक हो जाएगी। तो भुवी की बात करें, हेज़लवुड की बात करें, या उनके स्पिनर कृणाल, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उसमें कोई भी एक प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो उनकी जो गेंदबाजी है वो वीक हो सकती है। और दूसरी टीम का भी वही है, जैसे पंजाब में भी अगर एक कोई इंपॉर्टेंट गेंदबाज इंजर्ड हो जाए तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस कितने हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट लंबा है और अगर आपको प्लेऑफ्स तक पहुंचना है तो जो बैक एंड के जो मैचेस है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो पोटेंशियल के हिसाब से जिस तरह से अभी तक परफॉर्मेंस हुआ है, बिल्कुल प्लेऑफ्स के लिए पहुंच जाएंगे। बट आगे सस्टेन करने के लिए जो टॉप 2 में हर एक टीम देखती है, वहाँ पर पहुँचने के लिए इंजरी के बिना अगर टीम आगे जाएगी तो वहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। आखिरकार टेबल के नीचे वाले हिस्से पर अगर ध्यान दें तो बहुत सारे टाइटल्स दिखते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, साथ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स भी। क्या इनमें से कोई भी टीम आपको देखकर लगता है कि अपने कठिन शुरुआत को पीछे छोड़ते हुए प्लेऑफ्स के लिए एक पुश लगा पाएगी? मुंबई इंडियंस मुझे लगता है प्रबल दावेदार है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास वो सारे खिलाड़ी है, वो तो जिस तरह के कॉम्पोजिशन आपको चाहिए होते हैं, बेस्ट इंडियन टैलेंट है, रिटेन टैलेंट है। और उन्होंने जिस तरह से ओवरसीज़ पैक से अभी इतना प्रदर्शन आया नहीं है, मगर भारतीय खिलाड़ियों की ताकत उनकी काफ़ी बेहतरीन है और ओवरसीज़ खिलाड़ी भी अच्छे हैं, मतलब वो परफॉर्म ज़रूर करेंगे। और जो मुकाबला है उनका, आने वाले जो मुकाबले हैं, एसआरएच का मुकाबला थोड़ा सा कठिन होने वाला है, मगर सीएसके के खिलाफ मैच है, तो ये विनिंग मोमेंटम ज़रूर अब अर्जित करेगी। और जो जिस तरह से पिछला मैच आप कभी सोचने वाली सिचुएशन से भी जीत जाते हैं, जिस तरह से 3 रन आउट होने के बाद मैच पलट गया, तो ये संकेत होते हैं, ये शुभ संकेत होते हैं। तो मैं एमआई के लिए ज़रूर देखता हूँ कि ये टर्न अराउंड हो सकता है। जी, आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि एमआई के पास जो इंडियन टैलेंट है
और बुमराह की वापसी के बाद हार्दिक की मतलब हार्दिक पहला मैच नहीं खेले थे, बट अभी हार्दिक भी काफ़ी फॉर्म में आए हुए हैं। तो जिस तरह से उनका टीम का जो बैलेंस हुआ है अभी, और करण शर्मा ने जो गेंदबाजी करी आखिरी मैच में, तो वो जो स्पिनर का ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। सैंटनर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज नज़र आ रहा है कि ये टीम में। और मुंबई इंडियंस की टीम देखिए, इतने सालों से जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, अगर शुरू में अच्छी शुरुआत नहीं करते हैं तो भी कमबैक के लिए जाने जाते हैं, तो उनके पास तो वो पोटेंशियल है ही। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सीएसके एक जो बहुत ही उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, माही भाई वापस कैप्टन बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्पार्क नज़र आ सकता है। देखिए, इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है टीम की, अगर ऑन पेपर बात करें तो बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो रही है, स्पिनर उनके पास है बट मैचेस जो जिताना चाहिए वो जिता नहीं रहे, बट उनको सीएसके को भी कभी रूल आउट नहीं कर सकते। तो उन्हें करना वही है जो उनके सबसे चहीते टीम ने पिछले साल किया था, हाफ टाइम से लेके फुल टाइम तक पूरे सीज़न का काया पलट दे, जिस तरह आरसीबी ने किया था। ये मेजर प्रिडिक्शन है, इसको हम याद रखेंगे एंड में पुजी। और फिलहाल शुक्रिया संजय पुजी आपके वक्त के लिए। ये था हमारा ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी पर IPL मिड टर्म रिव्यू।